नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं जुडिशरी वाला के इस वाईटी प्लेटफॉर्म पर जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज की इस क्लास में, जहां पर एक एक करके जो आपका सिलेबस है न्यायिक सेवा का, उसके एक एक मुद्दे को हम लोग पढ़ रहे हैं और आधे घंटे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को खत्म कर दे रहे हैं। मेरा नाम है आत्म प्रकाश सिंह, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट हूं और मैं आपको जल्दी से बिना समय गंवाए एक ऐसे मुद्दे पर लेकर चलना चाहता हूं जो आपके पीवाईक्यू में, अगर आप रिव्यू करेंगे अपने पीवाईक्यू का, है ना, अपने एग्जाम का, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 क्या कहता है? आर्टिकल 301 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो केवल फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं। कुछ और अच्छे बच्चे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो कैटेगरी है बड्डी वाली कैटेगरी है। फंडामेंटल राइट तो छोटे से चैप्टर में दिया है। ये जो मुद्दा आर्टिकल 301 में है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जब आपका देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब आपके देश का जीडीपी 3.18 लाख करोड़ यूएसडी, आप कहते हैं ना, गर्व करते हैं अपने जीएनपी पर, जीडीपी पर, और आप कहते हैं अभी हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो ट्रेड का है, कॉमर्स का है, इंटरकोर्स का है। ठीक है, तो ये विषय बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विषय को पढ़ाने के पहले, आर्टिकल 301 में जाने के पहले, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि इस टॉपिक के पीछे की क्या प्रस्तावना है, इस टॉपिक के पीछे का क्या प्रेम्बल है। ठीक है, अगर आप 5 से 7 मिनट में उसको समझ गए तो आर्टिकल 301 पे बढ़िया आंसर लिखोगे। तो चलिए आपको लेकर आगे चलता हूं। आप मेरी स्क्रीन पर जो शब्द देख रहे हैं उस शब्द को बेटा मैं एक बार पढ़ देता हूं। फेडरलिज्म, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। दुनिया के तमाम देश हैं, इंडिया है, यूएस है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, रशिया है, वो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। बहुत सारे देश होंगे। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? फेडरल पॉलिटी का मतलब जहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान की सर्वोच्चता, जहां पर संविधान में रिजिडिटी हो, जहां का संविधान लिखित हो, जहां की कोर्ट बड़ी ताकतवर हो और जहां शक्तियों का वितरण हो, जहां केंद्र और राज्य सरकार न छोटी हो न बड़ी हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कंधे को मिलाकर चलें, उस देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फेडरल पॉलिटी कहते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि मैं जब आर्टिकल 301 आपको पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली फेडरल पॉलिटी वाले जो देश है, मेरा भी देश फेडरल पॉलिटी वाला है। एसआर बुमई में कोर्ट ने कहा, केशवानंदा में कोर्ट ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हम फेडरल थे, हैं और रहेंगे। तो जब मैं संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की बात करता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये देश हैं, इनके यहां का जो नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ का आर्थिक न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस, बेसिकली ये देश क्या करते हैं? अपने आर्थिक न्याय को संविधान से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि फेडरल पॉलिटी है, इनके देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं, इनके देश में संविधान लिखा है, तो ये अपने देश में आर्थिक न्याय को संविधान से जोड़ सकते हैं कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। आप यदि भारत के संविधान की बात करो तो आप भारत के संविधान के प्रेम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस को पाते हैं। कहते हैं ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक जस्टिस प्रेम्बल, प्रेम्बल मतलब संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है, संविधान का क्या सपना है। ठीक है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन कर सकते हैं मेरे साथ, मैं पढ़ाऊंगा भी। आर्टिकल 38 और 39, कई बार ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया, जुडिशरी सर्विस में पूछा गया कि भारत के संविधान के डीपीएसपी में वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। आप याद कर लो, 38, 39। उसमें लाइवलीहुड की बात करते हैं, इक्वल पे इक्वल वर्क की बात करते हैं। उसमें क्या बात करते हैं? जो संसाधन है, संसाधन, उन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो, इस मोडस ऑपरेंडाई से करो कि हर आदमी तक देश का संसाधन पहुंच रहा है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, ये अपने नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को इसीलिए बेटा संविधान से जोड़ना चाहते हैं कि जो लोकल बैरियर्स हैं, जो इंपेडिमेंट्स हैं, कहां? ट्रेड में, कॉमर्स में, इंटरकोर्स में, ये इसे संविधान के माध्यम से दूर कर सके और पूरे देश में एक सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण कर सके। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 301 में जरूर आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 301 का प्रेम्बल क्या है? सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण करना है देश में कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स में जो लोकल बैरियर हैं उनको दूर किया जा सकता है। अरे चौथी इकोनॉमी बनना है कि नहीं,
तीसरी इकोनॉमी बनना है कि नहीं, दूसरी इकोनॉमी बनना है कि नहीं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं इकोनॉमिक जस्टिस की, और एक केस आपको बतलाता हूं। केस का नाम है मिनर्वा मिल, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये केस 1980 में आया था। ऑनरेबल जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भगवती साहब का जजमेंट है। मेरे फेवरेट जज है भगवती पतंजलि अय्यर साहब, आपको अब तक पता चल गया होगा। वो क्या कहते हैं, भारत के संविधान का ऑब्जेक्टिव है सामाजिक आर्थिक क्रांति का सूत्रपात करना, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को लाना। सामाजिक ठीक है, लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच बैलेंस स्थापित करो ताकि इस देश में आर्थिक क्रांति आ सके, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा फेडरल पॉलिटी वाले देश क्या करते हैं, यही करना चाहते हैं कि उनके देश का जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, वो बढ़िया तरीके से चल सके। क्यों चल सके, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फोटो है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इस बात को जानते थे कि ये जो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ये जो फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है, अगर हमने इसे आजाद भारत में इंश्योर कर लिया तो हम अपने देश में इकोनॉमिक यूनिटी को इंश्योर कर लेंगे, हम अपने देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर कर लेंगे। क्योंकि भारत के इंटीग्रेशन के पहले, आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट की बात उसमें है। हम भारत के इंटीग्रेशन के पहले, संविधान के लागू होने के पहले तमाम ऐसी प्रिंसली स्टेट्स को देखते हैं। भारत में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका इंटीग्रेशन हुआ भारत में? 552। इस तो फोटो कम होगी, और भी ज्यादा होंगे। इन तमाम प्रिंसली स्टेट्स में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जिन्होंने अपने राज्य में अपनी सॉवरेन शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे कस्टम डेवलप कर दिए, कुछ ऐसे बैरियर डेवलप कर दिए जहां पर इनके राज्य से पास होने वाला जो गुड्स है देश के दूसरे क्षेत्रों में वो बाधित हो जाता था। अब चूंकि सॉवरेन थे, इनके पास ताकत थी, इनके पास राजा रजवाड़ा था, सब कुछ था, तो इन्होंने तमाम ऐसे कस्टम को डेवलप किया। अब संवैधानिक निर्माता जानते थे यदि इंटीग्रेशन के पहले ये हाल है तो इंटीग्रेशन के बाद भी हो सकता है। महाराष्ट्र बड़ी अमीर स्टेट है, गुजरात बड़ी अमीर स्टेट है, साउथ वाली बड़े अमीर हैं कुछ स्टेट। अब अगर आप आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, आप नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशनल वननेस की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई भारत के संविधान की प्रस्तावना में इंटीग्रिटी, यूनिटी क्यों करते हो भाई? क्योंकि हम एक नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहते थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए मेरे देश में डुअल सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका की तरह। मेरे देश में प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया एकमात्र सिंगल सिटीजनशिप थी, है और रहेगी। पूरे देश में हम कहीं भी जाएं, हम भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा अनुभव था प्रिंसली स्टेट का, तो हमने उस अनुभव से इंस्पिरेशन ली और हमने कहा नहीं, जब ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स की बात आएगी तो दैट शुड बी फ्री। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की भी बात करूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा हम किसी इंपेडिमेंट्स को, किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी बॉन्डेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे संवैधानिक रूप से। तो बेसिकली भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जब अगले सैटरडे को मेरी जब क्लास प्रीमियर होगी तो इससे जुड़े कुछ जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेवारी उठाई और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 301 को इंटरप्रेट किया। कई केसेस में किया, मैं आपको बताऊंगा। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 301 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? 301 आर्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ट्रेड को, कॉमर्स को डेवलप करना है और इसे फ्री रखना है, ठीक है ना, फ्री। हमें देश में सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूती प्रदान करनी है।
अभी जो सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम है इसे मैंने जानबूझकर आर्टिकल 1 से जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें देश को एक यूनिट के रूप में देखना है। जब हम 301 जैसे प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी जैसे प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 249 को पढ़ रहे हैं, 249 मतलब राज्यसभा की स्पेशल पावर है, तो हम सिंगल सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं, तो हम देश की एकता की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करनी है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ आर्टिकल 301 पढ़ना है। और जो बॉर्डर बैरियर है, बॉर्डर बैरियर्स, गुजरात वाले कहेंगे हम सस्ता टेक्सटाइल आपको नहीं भेजेंगे, महाराष्ट्र वाले कहेंगे हम प्याज नहीं भेजेंगे, कोई कुछ भी कह सकता है। आपको समझना होगा। मैं अटारी बॉर्डर पे गया था, पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे नहीं थे 2-3 साल पहले, बादाम बड़ा महंगा हो गया। तो वहां पर चूंकि मैं आर्मी का गेस्ट था, तो मुझे बताया ये गया कि साहब जब टेंशन होती है बादाम वगैरह नहीं आते हैं, तो उससे भारत में बादाम की महंगाई बढ़ जाती है। आप समझिएगा, बादाम मतलब अखरोट, सॉरी, है ना, अखरोट वगैरह बादाम में दामों में वृद्धि हो जाती है। संवैधानिक निर्माता जानते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक निर्माताओं की सोच पर मुहर लगा दी कि आर्टिकल 301 के यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं 301 की स्लाइड पे। ठीक है, तो अब 301 हम लोग पढ़ेंगे और 301 की स्लाइड को बेटा उसके कीवर्ड्स को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 301 ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यही आपका बेयर प्रोविजन है, मैं आशा करूंगा आपको दिख रहा होगा। बढ़िया। तो आर्टिकल 301 की मार्जिनल हेडिंग क्या है? आर्टिकल 301 की मार्जिनल हेडिंग है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। 3 शब्द हैं, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। ठीक है, क्या कहता है 301? 301 कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, मतलब जिस पार्ट में ये है आर्टिकल 301, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। मतलब ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स पूरे भारत की जहां तक टेरिटरी का विस्तार है, ठीक है ना, वहां तक फ्री रहेगा। और बात केवल ये नहीं है कि यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से नहीं, यूपी के अंदर भी फ्री रहेगा। क्यों रहेगा? मैंने आपको बताया, देश के इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूती प्रदान करनी है, देश में आर्थिक न्याय लाना है। कैसे लाओगे भाई? ट्रेड वगैरह, कॉमर्स, इंटरकोर्स से ही तो लाओगे। ठीक है, इट स्टेट्स, आर्टिकल 301 के लिए कहा जा रहा है, it states that trade, commerce and intercourse will be free throughout the territory of India subject to the other provision of 10, 11, 12, 13। मैं चाहता तो चैप्टर नंबर 13 यहां पर भी लिख सकता था, नहीं, याद करवाने का एक तरीका होता है। तो भाग 13, पार्ट 13 क्या कहता है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स फ्री होना चाहिए। क्यों फ्री होना चाहिए? मैंने आपको कहानी के माध्यम से बता दिया कि इस देश में नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को मजबूत करना है, सामाजिक आर्थिक क्रांति लाना है, पिछड़ों को आगे करना है, पिछड़ों को मजबूत करना है, देश के संसाधन का वितरण इस रूप में करना है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। पंडित दीनदयाल जी कहते थे, आप मतलब मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़ो, 100 आदर्शों को लेकर एक आदर्श बना ले हम, कि जो व्यक्ति पंक्ति में अंतिम खड़ा है, अगर उस तक संविधान पहुंच गया, न्याय पहुंच गया, तो आप समझो आपके देश में सामाजिक न्याय चरितार्थ हो गया। बेसिकली आर्टिकल 301 भी यही कहता है कि जितनी टेरिटरी है, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, उधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर इधर गुजरात था, जो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल 301 डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3 एक्सप्रेशन ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, फ्री। तो मैं भी समझाऊंगा फ्री का क्या मतलब है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों टर्म का क्या मतलब है। तो मैं आशा करूंगा अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया। अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप मेरी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना 301, इंस्पायर्ड है। कहां से इंस्पायर्ड है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 92 को पढ़ा जाए, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन यदि पढ़ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी बेटा कहा गया ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। अब ध्यान देना, मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा क्यों कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब अपना संविधान बनाया तो उन्होंने अपने ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स को कह दिया कि भाई हमारे देश में ये एब्सोल्युटली
फ्री रहेगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या होने लगी, वहां के संवैधानिक निर्माताओं ने जब आर्टिकल 301 जैसे प्रोविजन को अपने संविधान में शामिल किया, उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं 1950 के जजमेंट ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है, अभी अपने बैचेस में भी चर्चा कर रहा था। जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एब्सोल्यूट कुछ नहीं हो सकता। यदि एब्सोल्यूट होगा, यदि अनब्रिडल्ड होगा, यदि अनलिमिटेड होगा, तो फिर क्या होगा, फिर भैया वो समाज बिखर जाएगा, वो समाज टूट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, उन्होंने फ्री ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स को लेकर बेटा एब्सोल्यूट प्रिविलेज दे दिया, जिससे बड़ी दिक्कत आने लगी। बाद में जाके जो ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स हैं, जो टॉप कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन्होंने इस एब्सोल्यूट शब्द को हटाया और तमाम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है कर्टेल करने की, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की, उसे इंपोज किया। लेकिन भारत का संविधान बड़ा मैच्योर्ड है। यह तस्वीर देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक सभा की जो डिबेट्स है, यदि आप उसके पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा हम अपने संविधान को 20वीं शताब्दी के मध्य में बना रहे हैं, तो हमारे पास एक अलग लेवल का एज है, बढ़त है कि हमें क्या करना है, दुनिया के जितने संविधान हैं उनका अध्ययन करना है और उनके कौन से प्रोविजन फेल हुए हमें उससे सीख ले लेनी है। तो उनके असफलताओं से सीख लेकर अपने देश की जरूरतों का ध्यान में रखकर हमें संविधान बना लेना है। मैंने आज सुबह वाली अपनी क्लास में कहा कि एक 25-30 हजार का हम लोग लैपटॉप लेते हैं तो 2 दिन रिव्यू में बिताते हैं। अब भारत के संविधान पे आरोप लग जाता है कि कॉपीड है। इतना बड़ा संविधान, करोड़ों लोगों का संविधान, डाइवर्सिटी वाले देश का संविधान, वो ऐसे ही बना लिया जाता बिना फेलियर सक्सेस को रिव्यू करे? नहीं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ऑस्ट्रेलिया संविधान को रिव्यू किया, उनके ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिव्यू किया और हमारे यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द इस्तेमाल किया गया फ्री। एब्सोल्युटली शब्द हमारे देश के संविधान से हटा दिया गया, क्योंकि मेरे देश का संविधानवाद कहता है, ध्यान से समझिएगा, संविधानवाद कहता है कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर जगह लिमिटेशन है। तो जहां आपको अधिकार मिलेगा संविधान में, चाहे वो अधिकार सरकार का हो, चाहे वो अधिकार आम जनमानस का हो, आपको उसके साथ रेस्ट्रिक्शन दिखाई देगा। और ये जो आर्टिकल 301 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसका रेस्ट्रिक्शन उसी चैप्टर में दिया है। अभी मैं उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो भारत का संविधान है वो ज्यादा मैच्योर्ड है, जो भारत का संविधान है वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है। भारत का संविधान आर्टिकल 301 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हुए रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आर्टिकल 301 को, मेरे पढ़ाने का देखो तरीका यही है, मैं किसी भी टॉपिक को आइसोलेशन में नहीं पढ़ाता, है ना, उसको कोलैबोरेट करके पढ़ाता हूं अलग अलग विषयों से, तभी आपका आंसर जो है वो अलग माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ इंटरप्रिटेशन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली जब हम आर्टिकल 301 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बेटा इसके लिए कहा जाता है ये इंटर स्टेट ट्रेड प्लस इंट्रा स्टेट ट्रेड दोनों पर लागू होगा। मतलब राज्य के अंदर का जो ट्रेड है उस पर भी आर्टिकल 301 होगा, राज्य के बाहर का जो ट्रेड है उस पर भी आर्टिकल 301 लागू होगा। ऐसा नहीं केवल बाहर वाले पे होगा, अंदर भी होगा। और आर्टिकल 301 कब वॉयलेट माना जाएगा? जब किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है बड़ी रेस्ट्रिक्शन दिखने वाली, नहीं, किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स पर वहां की विधायिका, वहां की कार्यपालिका इंपोज कर दे रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कार्यपालिका को लेकर, ठीक है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसलिए हर रेस्ट्रिक्शन पर ये एप्लीकेबल होगा, और चाहे वो ट्रेड इंट्रा हो चाहे वो ट्रेड इंटर हो, आर्टिकल 301 बेटा उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब शर्त क्या है कि क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती? जैसा मैंने आपको कहा लगाई जा सकती है, लेकिन वो जो रेस्ट्रिक्शन होगी वो केवल आर्टिकल 302
टू 305 के अंतर्गत बताई हुई होगी। मतलब अपने मन से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। जो रेस्ट्रिक्शन बताई गई है 302 से 305 के अंतर्गत, केवल वही रेस्ट्रिक्शन इंपोज होगी। जैसे फंडामेंटल राइट, धर्म की आजादी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। क्या इन 3 ग्राउंड्स के अलावा इस देश की सरकार मेरे धर्म के अधिकार को छीन सकती है? कभी नहीं छीन सकती है, चाहे कितना ताकतवर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों ना आ जाए। उसी प्रकार अगर 301 को रेस्ट्रिक्ट करना है तो जिन रेस्ट्रिक्शंस की बात 302 से 305 में की गई है, केवल उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर आर्टिकल 301 को क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 301 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, राजस्थान का केस है। मुझे जहां तक याद है ये 1963 का केस है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के केस में, राजस्थान के केस में कहा कि जो कार्यपालिका है वो तो कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं लगा सकते। रेस्ट्रिक्शन लगेगी तो विधायिका के द्वारा लगेगी और 302 से 305 के जो पैरामीटर हैं उस हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो चलिए मैं अगले स्लाइड पर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेड मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब क्या होता है, इंटरकोर्स मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो ट्रेड, कॉमर्स, इंटर, बड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को खरीदना बेचना, बस। प्याज, कॉटन, रॉ, स्टील, व्हाटसोएवर, आलू, ठीक है ना। जब हम उसे खरीदने की बात करेंगे, जब हम उसे बेचने की बात करेंगे, तो आप कहेंगे ये परिभाषा ट्रेड की है, मतलब ये फ्री होना चाहिए देश में, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यहां का गन्ना हम ले जाके साउथ बेच सकते हैं, महाराष्ट्र की प्याज, महाराष्ट्र का कॉटन यहां लाके बेच सकते हैं, गुजरात का टेक्सटाइल यहां लाके बेच सकते हैं, कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं की जाएगी। क्यों ला रहे हो भाई, तुम गुजराती हो, कहां यूपी में लाके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंटर कोर्स, कॉमर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली कॉमर्स थोड़ा वाइड एम्पलीट्यूड वाला टर्म है। जब अपन कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि जितने ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ रहे हो ना, रोड से चले जाओ, हवाई जहाज से चले जाओ, पानी के जहाज से चले जाओ, तो बेसिकली जितना ट्रांसपोर्टेशन है वो सब कॉमर्स के डोमेन में आएगा। तो कॉमर्स का मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, वाटर, रेल। ठीक है, अब तीसरा जो शब्द है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स मतलब क्या होता है, बेसिकली एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को ले जाना, एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को ले जाना, ले आना, उसे बेटा इंटरकोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आसान परिभाषा है, आसान इंटरप्रिटेशन है। ट्रेड क्या है, गुड्स को खरीदना बेचना। कॉमर्स क्या है, जितने ट्रांसपोर्टेशन के विकल्प हैं, 3 ही हैं और तो कोई है नहीं। इंटरकोर्स क्या है, इंटरकोर्स है बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सामानों को ले जाना। ठीक है ना, तो ये तीनों फ्री हैं, इन पर कोई इंपेडिमेंट्स नहीं हो सकता, कोई बैरियर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। अब चूंकि ये जो मुद्दा है वो आर्टिकल 19(1) से भी जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, बेसिकली अगर आप आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1G का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी वही बात है, ट्रेड की बात है, प्रोफेशन की बात है, ऑक्यूपेशन की बात है। तो आप कहेंगे अंतर क्या है, अंतर बहुत बड़ा है, मैं समझाता हूं। आर्टिकल 19 बेटा पार्ट 3 का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 301 किसका पार्ट है, मैंने अभी आपसे बताया पार्ट 13 का पार्ट है। मतलब फंडामेंटल राइट तो नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर इसका वॉयलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, लेकिन यदि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G का वॉयलेशन होता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अप्रोच कर सकते हैं।
फिर दूसरे विषय पे आते हैं। जब आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G का अध्ययन करेंगे तो आपको पता है बेटा, हमारे देश में 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल इस देश के नागरिकों को मिले हैं। तो 19 इज वन ऑफ देम। 19 केवल सिटीजन को मिला है, नॉन सिटीजन को नहीं मिला है। लेकिन जब आर्टिकल 301 का आप अध्ययन करेंगे तो बेटा 301 तो सबको मिला है, सिटीजन को भी मिला है, नॉन सिटीजन को भी मिला है। ठीक है, चले अब एक और शब्द है जिसका इंटरप्रिटेशन करना बड़ा जरूरी है। वो शब्द क्या है? फ्री। इस फ्री का मतलब क्या है? मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन इस देश के क्या कह सकते हैं? सिटीजन नॉन सिटीजन इस देश के कह सकते हैं हम ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स अपने मनमर्जी से करेंगे। अरे नहीं भाई, अपने मनमर्जी से नहीं करोगे। कोई कहे कि हम गांजा लेके जाएंगे और हम गांजे को बेच देंगे, वो भी तो गुड्स है। कोई कहे कि हम बंदूक लेके जाएंगे, बंदूक को बेच देंगे, नहीं। फ्री का ये मतलब नहीं है कि हर रेस्ट्रिक्शन से आजादी। बेसिकली यदि कोई लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है जिससे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स का कंडक्ट तय हो, की एक्टिविटी तय हो, का ऑर्डर तय हो, मैनर तय हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? कब जाओगे, कैसे जाओगे, कहां से जाओगे। कोई व्यक्ति कहे कि हम कैंटोनमेंट से होकर जाएंगे, हम सीएम आवास वाली रोड से होकर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है, उसे कंडक्ट कर सकती है, ड्यू एंड ऑर्डर मैनर में उसको कैरी आउट कर सकती है। अभी कोविड चल रहा था, कोविड में, पैंडेमिक में कितनी सारी पाबंदी लगी थी। कोई कहे हम तो करेंगे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स कोविड में, देश में बम पटक दिया गया मान लो है? और आदमी कह रहा है कि हम तो जाएंगे जम्मू कश्मीर। अरे भैया, देश में युद्ध चल रहा है, देश में दंगा चल रहा है, मारा पिटाई चल रही है, कोविड जैसा पेंडेमिक चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमें अपना ट्रेड, कॉमर्स नहीं। लॉ के माध्यम से क्या किया जा सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो अब मैं अपनी अगली स्लाइड पर चलता हूं और आपको उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली पार्ट 13 क्या कहता है उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे रेस्ट्रिक्शन क्या है, पाबंदी आर्टिकल 301 पे। चलो भाई अगले स्लाइड पे। मैंने आपको बताया आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 302 टू 305। मतलब जब भी हम आर्टिकल 301 को पढ़ेंगे, इट शुड बी रेड विथ 302 टू 305। ये हमारे आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास ताकत है जन कल्याण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, लोकहित, जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसा लॉ बना सकती है जिससे ट्रेड, कॉमर्स रेगुलेट हो। लेकिन क्या उसके साथ पाबंदी है वो भी बताता हूं। आर्टिकल 302 authorizes parliament to impose such restrictions on the freedom of trade, commerce, intercourse between one state and another and within any parts of the territory of India as may be required in the public interest। तो पहला विषय क्या ध्यान रखना है? पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा विषय क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल नंबर 302। तीसरा विषय क्या ध्यान रखना है? किसकी ताकत है? पार्लियामेंट की है। ठीक है, अब आपको समझना है 302 कहता है ये ताकत पार्लियामेंट को देता है, यदि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत है तो कर लो। मैंने अभी आपको कोविड का एग्जांपल दिया, मैंने कहा कल को चाइना वैसे ना घुसेगा भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में आ जाए, एंटर कर ले, युद्ध हो जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट ये कहता है कि कोई व्यापार अभी अरुणाचल प्रदेश में ना हो, मतलब कोई मूवमेंट वगैरह, इंटरकोर्स, कॉमर्स ना हो। मैंने अभी आपको अखरोट वाला एग्जांपल दिया, पाकिस्तान वाला। ठीक है ना, तो अब आप कहेंगे मुझे जाना ही है अमृतसर, जाना ही है जम्मू अखरोट खरीदने, नहीं जा सकते, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 302 इज लिमिटेड बाय 303 क्लॉज 1। वाह भाई वाह,
301 को पढ़ना है 302 के रेफरेंस में, 302 को पढ़ना है 303 के रेफरेंस में, ठीक है। अब 303 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट शैल नॉट हैव पावर टू मेक एनी लॉ giving any preference to one state over another by virtue of any entry relation to trade and commerce in any of the list in the 7th schedule। ध्यान से समझना, पार्लियामेंट को ताकत दे दी। ये बेटा पार्लियामेंट कैसे काम करता है? लॉ बना के ही तो करता है। पार्लियामेंट कभी मौखिक आदेश नहीं पास करता। यदि आर्टिकल 302 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है तो पार्लियामेंट हमेशा लॉ बनाएगा। अब 303 क्या कह रहा है? पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। किस विषय पर? ऐसे किसी विषय पर जो किसी भी एंट्री से जुड़ा है 7वीं अनुसूची के, जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता हो। फिर से समझाता हूं आसान भाषा में। 303 क्या कहता है? 302 पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रोल कर लेगा ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स। 303 क्या कहता है? पार्लियामेंट कंट्रोल तो कर लोगे, लॉ तो बना लोगे, लेकिन एक राज्य को दूसरे राज्य पर तरजीह नहीं दे पाओगे। किस विषय पर? 7वीं अनुसूची के किसी आइटम पर, जब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आएगी। तो 301 किसको देखेगा? 302। 302 किसको देखेगा? 303। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। बट अंडर क्लॉज 2 ऑफ दिस आर्टिकल द पार्लियामेंट में, शैल नहीं, में उसका मन, however discriminate among state if it is declared by a law that it is necessary to do so for the purpose of dealing situation arising from scarcity of goods in any part of the territory in India. The question whether there is a scarcity of goods in any part of India is for the parliament to decide। कितना बढ़िया संविधान है। समानता होनी चाहिए लेकिन रिजर्वेशन भी होना चाहिए। खूब बोलो लेकिन 19 क्लॉज 2 में डिफेमेशन ना हो। 302 में कहा गया पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, 303 में कहा गया लेकिन एक राज्य को दूसरे पर तरजीह नहीं देगी। फिर उसी आर्टिकल में कह दिया गया, अच्छा देना है तो दे दो, लेकिन आप उस राज्य को प्रेफरेंस देंगे जिस राज्य में स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स है। ध्यान से समझिएगा, मतलब पार्लियामेंट किसी एक राज्य को तरजीह दे रही है, वहां पर ज्यादा गुड्स, वहां पर ज्यादा इंटरकोर्स, वहां पर ज्यादा कॉमर्स करवा रही है। क्यों? दूसरा राज्य कह रहा है तो गलत है यार, क्योंकि पार्लियामेंट को लगता है कि उस राज्य में गुड्स की कमी है। सवाल ये उठाता है कौन करेगा? तो खुद 303 कहता है कि ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि किस राज्य में किसी वस्तु की कमी है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये पावर किसकी है? पार्लियामेंट की है। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है, इसलिए दी गई है कि पूरे देश के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, थोड़ी स्टेट की भी बात कर लेते हैं भाई, फेडरलिज्म है। आर्टिकल 304 क्लॉज ए empowers the state to impose any tax on goods imported from other state if similar goods in the state are subject to similar tax so as not to discriminate between goods so imported and goods manufactured or produced in the state। ध्यान से समझना, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लूं। उत्तर प्रदेश गुजरात से आने वाले टोबैको पर क्या करता है? टैक्स लगा देता है। आप कहते सर गुजरात से टोबैको का आएगा, टेक्सटाइल आएगा। मैं कह रहा हूं मान लो हाइपोथेसिस है, उत्तर प्रदेश गुजरात से आने वाले टोबैको पर टैक्स लगा रहा है। गुजरात जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहेगा देख लीजिए आर्टिकल 301 वायलेट हो रहा है। नहीं, दो राज्यों के संबंध भी खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश कहता है गुजरात से, एक गुजरात सुनो, हम अपने राज्य में भी टोबैको पे टैक्स लगाते हैं तो तुम्हारे राज्य वाले टोबैको पर भी लगा रहे हैं। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर टैक्स लगाने की, यदि सेम नेचर ऑफ गुड्स और ट्रांजैक्शन पर वो अपने राज्य में टैक्स लगा रहा है। मतलब अपने राज्य में उस गुड्स पर टैक्स नहीं लगा रहा है, गुजरात से आया है तो लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना होगा? आपको इक्वालिटी की बात करनी होगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की। चलो भाई, क्लॉज 2 of this article authorizes the state to impose such reasonable restriction
on the freedom of trade, commerce and intercourse may be required in the public interest, but no bill or amendment for this purpose can be introduced in the legislature of state without the previous sanction of president. ध्यान से समझिएगा। फिर एक और पावर दे दिया राज्य सरकार को, आप पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा लो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जब भी कुछ करेगा लॉ बनाकर, कहा यह जा रहा है कि इस तरीके का जो बिल है ये, ठीक है ना, इस तरीके का जो बिल है बेटा वो तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन लिया गया हो। पार्लियामेंट में ऐसा था क्या? लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा है। तो एक जिसे कहते हैं सेफ गार्ड दिया गया कि ठीक है, राज्य विधानसभा भी पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो क्या करेगी? प्रेसिडेंट से पूछ के रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है आर्टिकल 301 के विषय में आपको, ये मैंने नटशेल में लिखा है आपके लिए, तो आप इसे पढ़ लेंगे अभी जब ये फाइल में शेयर करूंगा। तो आपको ये समझना है, ये रेलिवेंट स्लाइड है मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। आपको ये समझना है, क्या समझना है कि आर्टिकल 301 में जितना एपी सर ने पढ़ाया उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको जरूरत नहीं समझने की। लेकिन यदि आपने इतना नहीं पढ़ा तो आप फिर बेटा मतलब ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कॉन्सेप्ट सीरीज की इस क्लास के जो लीडिंग जजमेंट हैं वो आपको सैटरडे को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आपने बढ़िया पढ़ाया, खराब पढ़ाया, जल्दी पढ़ाया, देर में पढ़ाया। क्योंकि मैंने आज सुबह भी कहा कि ऑनलाइन इंटरेक्शन में जो बच्चों के कमेंट होते हैं उसी से टीचर को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मैं आज फिर से आऊंगा प्रश्न लीला लेकर। तो बैक टू बैक जुडिशरी वाला के सभी एजुकेटर्स, जुडिशरी वाला की टीम आपके लिए नई नई ड्राइव लेकर आ रही है। संकल्प केवल एक है, आपको बेटा जज बनाना है। संकल्प केवल एक है, किसी भी कीमत पर 15 महीनों में आपके सिलेबस को खत्म करना है। और मैं अपनी बात इस स्लाइड के माध्यम से खत्म करता हूं, जहां पर जुडिशरी वाला आपसे कहता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। तो यदि ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ